सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के दौरे का दूसरा दिन है और आज पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चे के अध्यक्षों की मीटिंग होगी। क्लस्टर विस्तारकों और क्लस्टर प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कल आरएसएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए थे बीएल संतोष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के दौरे का दूसरा दिन है। पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चे के अध्यक्षों की आज मीटिंग होगी और विस्तारकों और क्लस्टर प्रभारियों के साथ मीटिंग होगी। कल आरएसएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में बीएल संतोष शामिल हुए थे। विस्तारकों के साथ भी मीटिंग होगी, ये बड़ी खबर। क्लस्टर प्रभारियों के साथ भी होगी मीटिंग, विस्तारकों के साथ भी करेंगे बैठक। बीएल संतोष के दौरे का दूसरा दिन। देहरादून से सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बताया जा रहा है कि आज पार्टी पदाधिकारी और मोर्चे के अध्यक्षों की मीटिंग होगी। आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है बीजेपी। आज और कौन कौन सी बड़ी खबरें उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए नलिन, पहली खबर यही है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो कल से उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल उन्होंने संघ कार्यालय पहुंचकर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है संघ और सरकार और पार्टी संगठन के बीच, उस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने संघ से सरकार और पार्टी के कामकाज का फीडबैक लिया और देर शाम उन्होंने मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके तमाम महामंत्रियों के साथ उन्होंने देर रात मीटिंग की। इसके अलावा आज बीजेपी के जो 7 मोर्चे हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों के साथ वो बातचीत करेंगे। पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी मीटिंग का कार्यक्रम है और मुख्य फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव है कि किस तरह से पार्टी आगे जो नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, उनको किस तरह से जनता के बीच ले जाया जाए। क्या कुछ रणनीति पार्टी की होगी, सरकार की होगी, संगठन की होगी, इन तमाम मसलों पर आज चर्चा होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा से करीब 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था जो तदर्थ नियुक्तियों पे थे। ये कर्मचारी तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हाईकोर्ट का भी उन्होंने सहारा लिया है। आज हाईकोर्ट में इस पर फैसला होना है। हाईकोर्ट आज उनका पक्ष सुन सकता है इन तमाम 228 कर्मचारियों का। तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम होगा कि आज हाईकोर्ट इन कर्मचारियों का फैसला पक्ष सुनने के बाद क्या कुछ डिसीजन देता है, इस पर सभी की नज़र रहेगी। करीब 228 ऐसे कर्मचारी हैं जो 2022 में बर्खास्त कर दिए गए थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है, आज मुख्यमंत्री उड़ान योजना के तहत हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए आज हेली सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। इसकी डिटेल अभी मेरे सहयोगी हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी आपको देंगे। जो राजनीतिक घटनाक्रम है, आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचने वाली हैं अलका लांबा। वो यहाँ पर नारी न्याय सम्मेलन में शामिल होंगी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में इसका आयोजन किया गया है। आपको अभी दीपांकर भट्ट इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उत्तराखंड में 26 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बजट सेशन गैरसैंण में होना चाहिए था, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जहां पर आमतौर पर बजट सेशन हुआ करता था। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 27 फरवरी को गैरसैंण में सांकेतिक रूप से विधानसभा सेशन चलाएगी, यानी कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो देखने को आपको मिलेगी। हालांकि जो बजट सेशन देहरादून में कराने की बात हुई थी, उसमें जहां बीजेपी विधायकों ने गैरसैंण जाने से मना कर दिया था, तो कांग्रेस के भी करीब 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने गैरसैंण जाने से मना कर दिया था और स्पीकर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि ये सेशन देहरादून में कराया जाए। तो इसको लेकर धीरे धीरे गर्माहट देखने को मिल सकती है सियासी गलियारों में। जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए सुनील कि आज क्या कुछ बड़े घटनाक्रम रहने वाले उत्तराखंड में, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के बीजापुर सेफ हाउस में बीजेपी की मीटिंग हुई और मीटिंग राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ली। आज सुबह ही संघ के साथ कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद अब सरकार और संगठन के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे।
देहरादून में बुधवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें 19 प्रस्ताव आए। मीटिंग में साल 2024-25 के बजट को मंजूरी मिल गई। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बजट करीब 89,000 करोड़ का हो सकता है। इसके साथ ही सौंग और जमरानी बांध परियोजना के टेंडर को अनुमति मिल गई है। जमरानी बांध से अब केवल सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होगी, बिजली पैदा नहीं की जाएगी। पहले 14 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रस्ताव था। इसके साथ गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें मानव व्यापार, जाली करेंसी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी जैसे संगठित अपराध भी गैंगस्टर एक्ट के दायरे में आएंगे। शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी जिलों में मोबाइल ऐप चलाएगा। पहले फेज में 4 जिलों से शुरुआत की जाएगी। कला वर्ग के टीचरों के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ में हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाकर तैयार हो चुके हैं। कैबिनेट ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने को मंजूरी दे दी है। ये बात ठीक है कि ये हमारा आने वाला 26 तारीख से बजट सत्र होगा और जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ कि 26 तारीख को माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। सौंग का और जमरानी बांध का था, तो उसके लिए कैबिनेट में जो है सहमति हो गई है। जमरानी से पूरे हल्द्वानी को पानी प्राप्त होगा और ये पेयजल की योजना है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कंपोनेंट था वो हटा दिया गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का दून दौरा। आज नारी न्याय सम्मेलन में शामिल होंगी अलका लांबा। कांग्रेस ऑफिस में दोपहर 12 बजे नारी न्याय सम्मेलन, सुबह 11 बजे कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला मौजूद रहेंगे। दीपांकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या जानकारी विस्तार से बताएं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के दौरे चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, इसी में आज कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा यहां पर पहुंच रही है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उत्तराखंड दौरा है जिसमें उत्तराखंड में जो कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं, उनका आज नारी न्याय सम्मेलन है। क्या क्या मुद्दे यहाँ पर रहने चाहिए इलेक्शन में, खासकर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, इस पर अलका लांबा बात करेंगी। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगी और शाम में फिर दिल्ली लौटेंगी। तो दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, और नेताओं को जिस सिलसिला लोकसभा चुनाव को लेकर है, उसी में आज अलका लांबा का दौरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और हल्द्वानी से खबर है, आज से हेली सर्विस शुरू हो जाएगी। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत के लिए हेली सर्विस केंद्र की उड़ान योजना के तहत शुरू हो रही हेली सर्विस कुछ ही मिनटों में पूरा होगा। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ मुनस्यारी का सफर 2 से 3,500 के बीच किराया होगा। तो कुमाऊं में हेली सर्विस आज से शुरू होने जा रही है। हेरिटेज एविएशन की हेली सर्विस हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए शुरू हो जाएगी। हेली सर्विस शुरू होने से पहले एविएशन ने सफल ट्रायल लैंडिंग कर ली है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का किराया 3,000 रुपये रखा गया है, जबकि हल्द्वानी से चंपावत के लिए 2,500 और मुनस्यारी के लिए 3,500 किराया तय हुआ है। हेली सर्विस शुरू होने से तीनों जिलों को काफी ज्यादा राहत मिल सकेगी। हल्द्वानी से चंपावत के लिए 2,500 किराया है। मुनस्यारी के लिए 3,500 रुपये किराया तय किया गया है। हेली सर्विस से तीनों जिलों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। यहाँ पे हेली सर्विस शुरू करने वाले हैं। पिथौरागढ़ में 2 हेलीपैड से अपनी हल्द्वानी से सेवाएं शुरू करेंगे, एक तो पिथौरागढ़ और दूसरा मुनस्यारी। तो आशा है कि 22 तारीख से इनकी ये हेली सर्विस शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का किराया भी 3,000 रुपये रख दिया गया है। इस हेली सर्विस शुरू होने से कितनी ज्यादा राहत मिलने वाली है? देखिए, अभी हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तकरीबन 5 घंटे का सफर रहता है। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर ये हेली सर्विस शुरू हो रही है तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी 2,500 से लेकर के 3,500 के बीच में जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल जो सीमांत इलाका है मुनस्यारी का, वहां जा सकते हैं। पिथौरागढ़ जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहां पर जा सकते हैं। जो बहुत ही खूबसूरत है, चारों ओर से बहुत खूबसूरत दिखती है। और जो नैनीताल है, यानी हल्द्वानी उसका सेंट्रल पॉइंट है,
यहाँ बहुत ज्यादा पर्यटक जो है गर्मियों के सीजन में आता है, जाड़ों के सीजन में आता है, लेकिन वो सीमांत इलाकों में जाना चाहता है। विशेषकर जो मुनस्यारी का खूबसूरत इलाका है, मुनस्यारी के बारे में कहा गया है 100 संसार एक मुनस्यार, यानी आपने 100 संसार अगर देखे और एक बार अगर आपने मुनस्यारी का दीदार कर लिया तो फिर ये बराबर है। इतना खूबसूरत मुनस्यारी है, यहाँ से हिमालय की चोटियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और वहाँ पर्यटक खूबसूरत दिखती हैं और वहाँ पर्यटक जाना चाहते हैं। विशेषकर जो बंगाली पर्यटक है, विशेष तौर पर जो गुजरात से आया हुआ पर्यटक है, वो यहाँ विशेष एक आकर्षण का केंद्र उनके लिए ये सब रहता है, तो ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं। चंपावत में बहुत खूबसूरत जगह है, मायावती आश्रम वहाँ पर है, वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं आध्यात्मिक इस टूरिज्म के लिए। लेकिन ये सब चीजें नहीं हो पा रही थी क्योंकि लोगों को ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी एकमात्र जरिया था कि आप सड़क के जरिए ही, रोड के जरिए ही यहाँ जा सकते थे। लेकिन अब हेली सर्विस शुरू हो रही है और काफी अफोर्डेबल भी लग रही है क्योंकि 2,500 से 3,500 के बीच में अगर आप जाते हैं तो आपका जो घंटों का सफर है वो चंद मिनटों में, तकरीबन 30 मिनट में ये सफर पूरा हो जाएगा और आप आवाजाही कर सकते हैं। तो लोग काफी, जिन लोगों से हमारी बात हुई है उन लोगों का यही कहना है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी अच्छी राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड उठ रही थी स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि हर कोई ये एक्सपीरियंस करना चाहता है कि हेलीकॉप्टर से नजारा देखें और काफी ज्यादा ये अफोर्डेबल भी है, जिससे आने वाले वक्त में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल में अवैध गांजे की तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने 13 जनवरी की रात चेकिंग के दौरान 117 किलो अवैध गांजा बरामद किया था, जिसमें एक को मौके से गिरफ्तार किया गया जबकि 3 तस्कर मौके से फरार हो गए थे। बरामद गांजे की कीमत करीब 5 लाख की बताई जा रही है। रिखनी खाल में जो बैरियर है वहाँ पर रात्रि में जब चेकिंग हो रही थी 13 तारीख की रात्रि में, तो 2 बजे के आसपास एक बोलेरो आई और उसमें से 3 लोग निकलकर भाग गए। तो उसकी बोलेरो की थॉरली चेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि एक केबिन बनाया गया था। केबिन में 16 प्लास्टिक के बैग निकले और जिसमें कि लगभग 116.5 किलो इसमें गांजा पकड़ा गया। हल्द्वानी हिंसा में शामिल उपद्रवियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने बुधवार को 6 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इसमें से 3 पर पुलिस की गाड़ी में आग लगाने का आरोप है। पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में 74 गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, उसका बेटा और 2 अन्य नामजद आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कई राज्यों में दबिश दे रही है। जो मुखानी थाने की जो गाड़ी जलाई गई थी उसमें कुछ लोग सीसीटीवी में हमने फाइंड आउट किए हैं और ये लोग उस टाइम जो आगजनी और जो पत्थरबाजी थी उसमें शामिल थे। बाकी जो 3 लोग वो हैं, इन लोगों ने मौके पर आके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की की और इनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और जो नगर निगम की संपत्ति है वो जलाने की कोशिश। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक रोड चौड़ी करने का काम होना है। व्यापारी इसका विरोध कर रखे हैं क्योंकि कई लोगों की दुकानें और होटल इसकी जद में आ रखे हैं। रोड को चौड़ा करने के लिए दुकानें टूटनी है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी दुकानदारों की बातें सुन रहे हैं और उनसे जमीन संबंधित दस्तावेज ले रहे हैं ताकि अंतिम निर्णय करने में आसानी हो सके। गुप्ता जी के साथ आया और सारे एक्ट लेके आया तो इनको बताया, तब इनकी समझ में आया कि हाँ वाकई में ये अगर ये तोड़े हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एज ए लॉ तोड़ें, एज ए उसके सिस्टम से तोड़ें, मुआवजा दें, सब कुछ तोड़ें और समय दिया जाए। ये नहीं कि रात को आए बुलडोजर चलाया तोड़ के चले गए। प्रॉपर्टी तो करीब मोर देन 50 ईयर्स पुरानी है क्योंकि हमारे फादर्स ने ली थी ये। उनसे आगे उनसे और एक उनके पार्टनर से मतलब हमने परचेज़ की हुई है। परचेज़ की डीड्स हमने यहाँ सारे डॉक्यूमेंटेशन लगा रखे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हजारों यात्री होटलों में आकर ठहरते हैं, लेकिन यहाँ के कई होटल बिना फायर सेफ्टी मानकों के चल रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हरिद्वार में हजारों की तादाद में छोटे बड़े होटल हैं। साल भर कई हजार श्रद्धालु और यात्री इन होटलों में आकर ठहरते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हरिद्वार के कई होटल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं।
सीएफओ के मुताबिक कमर्शियल बिल्डिंग और होटल मालिकों को समय समय पर फायर सेफ्टी डिवाइस लगाने के लिए जागरूक किया जाता है। नोटिस दिया जाता है। इससे अतिरिक्त हमारे पास अभी सीज करने वगैरह की या कोई ऐसी कड़ी पावर हमारे पास अभी नहीं है। तो जो हमारे पास पावर्स हैं उनका उपयोग किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि इस पर्टिकुलर संस्थान को फायर एनओसी प्राप्त ना हो। हरिद्वार में पर्यटन विभाग में महज 144 होटल रजिस्टर्ड हैं, जबकि यहाँ छोटे बड़े होटलों की संख्या 1000 से ज्यादा है। वहीं होटल व्यापारियों का कहना है कि पुराने बने होटलों के लिए विभाग को स्पेशल ड्राइव चलाकर उनके लिए एनओसी जारी करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा होटल संचालक आग से बचने वाले उपकरण लगवा सके और आग लगने का खतरा कम रहेगा। चाहे वो कमर्शियल होटल वाले हों चाहे अन्य कमर्शियल बिल्डिंग वाले हों, और मैं तो कहता हूं जो निजी आवास बनाते हैं उनके लिए भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स तो सभी को फॉलो करने चाहिए, लेकिन इसके लिए फायर डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को साथ लेकर इसकी एक ड्राइव चलानी पड़ेगी, सबसे संवाद करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों की माने तो नई बन रही बिल्डिंगों के लिए फायर फाइटिंग उपकरण लगाए बिना उनकी एनओसी जारी नहीं की जाती। हालांकि पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग को सिर्फ नोटिस ही जारी किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार में हत्यारोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी ने फायर झोंक दिया, जिसमें एक दरोगा गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया है। दरअसल दिसंबर महीने में नगर कोतवाली क्षेत्र के चमगादड़ टापू में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे को निर्मम तरीके से मार दिया गया था। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में जमीन के विवाद में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में आरोपी 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 सीटें जीतने का दावा किया। रुड़की में सरकारी अस्पतालों में रूफ सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे मरीजों को बिजली कटौती से छुटकारा मिल जाएगा। बागेश्वर में जिला अस्पताल में तैनात लैब टेक्नीशियन की सैलरी रोकने के आदेश हुए हैं। डीएम से एक शख्स ने लैब टेक्नीशियन के खिलाफ काम में लापरवाही की शिकायत की थी। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस को मिली एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम बनेगा। पौड़ी की कई महिलाओं की आमदनी का जरिया इस बार 4 धाम यात्रा बन सकती है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इन दिनों महिलाओं को पूजा सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्यावरण संस्थान में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले में सांसद अजय टंडन समेत कृषि क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत बीज और यंत्र किसानों को बांटे हैं। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर अलग अलग टीमों को ट्रेनिंग दी गई। चक्राता में लाभार्थी संपर्क अभियान वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव-गांव तक करने की बात कही गई। राज्य की नदियों में चल रहे अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने आज सरकार से 6 हफ्तों के भीतर शपथ पत्र के साथ बताने को कहा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।